नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 27 वर्षीय एक संदिग्ध नक्सली महिला की पुलिस हिरासत में मौत की स्वतंत्र जांच करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस कथित नक्सली महिला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने एडवोकेट किशोर नारायण की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें महिला के शोक संतप्त माता पिता की ओर से अपील की गई थी। पीठ ने संबंधित पुलिस अधीक्षक से कहा कि वो अपने माता पिता को महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किए गए ट्वीट को लेकर 10 एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अपने इस ट्वीट में कंगना रनौत ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की तुलना आतंकवादियों से की थी। सुनवाई के दौरान मामले में प्रतिवादी नंबर 2 शिकायतकर्ता एडवोकेट रमेश नाइक एल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होते हुए प्रस्तुत किया कि उन्हें याचिका की प्रति नहीं दी गई है। उन्होंने अदालत से ये मांग की कि वो याचिकाकर्ता को ये निर्देश दे कि वो याचिका की प्रति ईमेल के माध्यम से दी जाए। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की है। एक एडवोकेट और दूसरा न्यायिक अधिकारी है। इनके नाम इस प्रकार है: एडवोकेट नरेंद्र कुमार व्यास, न्यायिक अधिकारी नरेश कुमार चंद्रवंशी। नियुक्ति उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा इस साल फरवरी में सिफारिश की गई थी। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने पिछले हफ्ते अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम से आग्रह किया कि वे कुछ जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के नामों पर विचार करें, जिन्हें कथित तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट में पदोन्नति के निर्णय पर रोक दिया गया था। प्रस्ताव में कहा गया है, वास्तव में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठता और बेदाग रिकॉर्ड के आधार पर की जाती है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश न किए जाने पर जजों की बेंच असंतोष हो सकता है। इस बारे में कहा गया कि इस तरह का असंतोष न्यायपालिका के काम के लिए अनुकूल नहीं है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में पर्याप्त रिक्तियां भी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को आधिकारिक रूप से कहा कि एक बेटी अपने माता पिता की दूसरी शादी की वैधता के खिलाफ याचिका पेश कर सकती है। जस्टिस वीजी बिष्ट और जस्टिस आरडी धानुका की खंडपीठ ने धारा 7 से संलग्न व्याख्या के खंड बी की व्याख्या की और कहा कि एक बेटी के पास अपने पिता की शादी की वैधता पर सवाल उठाने का प्रत्येक आधार है। पीठ ने कहा, अधिनियम के उद्देश्यों और तर्कों के संबंध में स्पष्टीकरण के तहत क्लॉज बी के शाब्दिक निर्माण के समक्ष हमारे विचार में अपीलकर्ता के पास प्रतिवादी के साथ अपने पिता की शादी की वैधता पर और प्रतिवादी की स्थिति पर सवाल उठाने का प्रत्येक स्थिति है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मंगलवार 16 मार्च को कहा कि पीड़िता एक बार पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध की शिकायत करती है और मामला दर्ज हो जाता है, ये राज्य के खिलाफ अपराध बन जाता है और बाद में किए गए समझौता से अपराध समाप्त नहीं होता है। ये मानते हुए कि पोक्सो अधिनियम के तहत किया गया कोई भी अपराध क्षमा योग्य अपराध नहीं है। जस्टिस पी वेलमुरुगन की पीठ ने कहा, पोक्सो अधिनियम का दायरा बहुत स्पष्ट है। प्यार में पड़ना कोई अपराध नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है और जिसने 18 साल से कम उम्र की लड़की का जानबूझकर यौन उत्पीड़न किया है, वो अपराध है। मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर के सेंट्रल जेल में कैदियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। यहाँ कई कैदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट लक्ष्मण सिंह भदौरिया ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, पिछले 1 साल में कई कैदियों और जेल कर्मचारी कोरोना पाए गए थे। इनके लिए अस्थायी जेल और क्वारंटीन केंद्र भी बनाए गए थे। हालांकि इस दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई।
वर्तमान में 5 कैदी और 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है, जिनका इलाज चल रहा है। जेल अधिकारियों के अनुसार ये मध्य प्रदेश की पहली जेल है जहां अधीक्षक राकेश भांगड़ा ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक टीकाकरण शिविर लगवाया है। उन्होंने कहा, आज भी कोरोना के कुल 300 टीके प्राप्त हुए। कैदियों और कुछ कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। इनमें वे भी शामिल हैं जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और उन्हें कोई बीमारी है, साथ ही जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी कि क्या वो मध्यस्थता को शासित करने के लिए कानून बनाने के बारे में विचार कर रहा है। सीजेआई बोबड़े, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस रामा सुब्रमण्यन की 3 जजों की बेंच यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया YEBAI की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें देश भर में अनिवार्य पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता के लिए निर्देश या दिशा निर्देश मांगे गए थे। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि वो निर्धारित याचिका पर केंद्र प्रतिक्रिया जानना चाहती है। बेंच ने आगे कहा कि ये जानकारी मिली है कि संघ कुछ कानून बनाने पर विचार कर रहा है, जो मध्यस्थता समझौते के लिए एक डिग्री का बल देगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस साल तेलंगाना में एक वकील दंपति की हत्या में एक स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा जांच की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सीजेआई बोबड़े, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस रामा सुब्रमण्यम की 3 जजों वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने और अपनी इस याचिका को लेकर हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान सीजेआई बोबड़े की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने माना कि ये मामला अभी भी तेलंगाना हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।